नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से कर्नाटक की विधानसभा सीट अलैन को लेकर खुलासा किया है और ये दावा किया है कि दरअसल बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, बहुत ही संगठित तरीके से चुनाव में को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, और वो लोग जो विपक्ष को वोट करते हैं या कांग्रेस पार्टी को वोट करते हैं उनके वोटों को डिलीट किया जा रहा है। उनका दावा है, उनका ये कहना है कि दरअसल एक बहुत ही सेंट्रलाइज्ड तरीके से, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये किया जा रहा। जाहिर सी बात है, बड़ी खबर थी। इस बड़ी खबर के बाद से देश की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है। अखबारों में इसको लेकर जबरदस्त तरीके से खबरें हैं और लेख लिखे जा रहे हैं। अब ये अलग बात है कि टेलीविजन चैनल्स सरकार को डिफेंड करने में लग गए, वो अलग डिबेट का सवाल है। लेकिन इसको लेके एक और तरीके की डिबेट शुरू हो गई है। डिबेट ये शुरू हो गई है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद और कुछ नेता अब ये कहने लगे राहुल गांधी जेनजी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। क्या वो देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं? क्या वो देश के लोगों को सड़कों पर उतरने का आह्वान कर रहे हैं? और क्या इस देश के अंदर श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसी अव्यवस्था फैलाने की बात कर रहे हैं? आखिर जेनजी से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा कुछ नेताओं को इतना डर क्यों लगने लगा है? अगर राजपक्षे की तरीके से कुछ गलत नहीं किया, अगर शेख हसीना की तरीके से लोगों के उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, और अगर केपी शर्मा ओली की तरीके से कुछ गड़बड़ी नहीं की है, तो जेनजी से डरने की जरूरत क्या है? जेनजी से तो वो डरे जिसने गलत किया है। जेनजी से तो वो डरे जो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता अब जेनजी का सवाल खड़ा करके राहुल गांधी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगा के क्यों डराने की बात कर रहे हैं। इसी पर करेंगे बातचीत हमारे साथ श्रवण जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट हो गया पूरा मामला, और राहुल गांधी ने 7 दिन का टाइम दिया है, और उसमें वो कह रहे हैं कि जो डिलीशन हुए हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का आपने जिक्र किया, वो फ़ोन नंबर जहां से कॉल किए गए वो उनको चाहिए, OTPs जिन्होंने जनरेट की वो चाहिए, उसकी डिटेल्स चाहिए। मतलब ये कि डेस्टिनेशन आईडी भी चाहिए और डेस्टिनेशन पोर्ट भी चाहिए उनको, और आईपी लॉग्स तो उनको प्राप्त हो गए हैं जो वहाँ की सीआईडी है। अब ये तो आप मान के चलिए आशुतोष जी की ये कोई मिलने वाला है नहीं, कोई देगा नहीं 7 दिन में, 70 दिन में भी कोई नहीं देगा। तो राहुल गांधी क्या करेंगे? मैं एक चीज आपके दर्शकों के लिए और सबके लिए, अपनी डिबेट्स के बेनिफिट के लिए, ये थोड़ा सा हो सकता है इस पर आगे और डिबेट्स भी होने लगे कि ज्ञानेश कुमार का इसमें कोई रोल नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ज्ञानेश कुमार अवतरित हुए हैं 19 फरवरी 225 को। पूरी बातचीत में कोई राजीव कुमार का नाम ही नहीं ले रहा है। राहुल गांधी ने भी जो अपना जो अभी बम फोड़ा, उसमें पीछे पोस्टर में उन्होंने ज्ञानेश कुमार का फोटो लगाया हुआ है। अब ज्ञानेश कुमार की दिक्कत है कि उनको डिफेंड करना पड़ेगा। वो क्या करें? मतलब वो ये तो कह नहीं सकते कि मैंने नहीं किया, तो ये भी नहीं कह सकते कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो वो जिस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को कर रहे हैं, और पूरे मामले में राजीव कुमार चुप हैं। आप ये देख रहे हैं कि जिनके कार्यकाल में पूरा शायरी हुई है वो चुप हैं। खैर,
तो मैं एक ये थोड़ा सा जोड़ना चाहता था इस पूरे मामले में जी। कि इसमें जो मुख्य अभिनेता कौन है और वो गायब है परिदृश्य से। राहुल गांधी के लिए इस मूवमेंट को नेक्स्ट फेज पे ले जाना जरूरी है, और वो नेक्स्ट फेज ये है कि भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग उनके साथ जुड़े थे, जनरेशन जेड जुड़ा था। भारत जोड़ो यात्रा पहली, भारत जोड़ो यात्रा दूसरी, और बिहार की वोटर्स अधिकार यात्रा तीसरी। तीनों में जो मुख्य भागीदारी थी वो जनरेशन जेड की थी। जनरेशन जेड की जो उम्र है वो 13 से 28 साल की मानी जाती है। मतलब हमारे यहाँ भारत में जो लोग 1997 में पैदा हुए होंगे और उन वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं, मतलब 28 साल के हो गए हैं, और जो 2012 में पैदा हुए वो भी इसमें शामिल है। 38 करोड़ लोग हैं जनरेशन जेड के हमारे यहाँ, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है दुनिया में जनरेशन जेड की भारत में। इसका अगला मुद्दा ये है कि बिहार में सबसे ज्यादा है, जहां की चुनाव हो रहे हैं और जो कि बीजेपी घबराई हुई है। तो मैंने जैसा कहा कि न तो इलेक्शन कमीशन इसका जवाब देने वाला है राहुल गांधी के सवालों का, क्योंकि दे ही नहीं सकते, क्योंकि इतना बड़ा षड्यंत्र है ये लोकतंत्र की लूट का, सेंट्रलाइज्ड है, और कहां से ऑपरेट हो रहा है ये पता नहीं है। देश के अंदर से है कि देश के बाहर से है, और सारे चुनावों को कॉल सेंटर्स की तरह डील किया जा रहा है, पूरे के पूरे वोटर्स डेस्टिनेशंस को, कि कहीं दूर बैठा देश में कंबोडिया में जैसे बैठ के हमारे बैंक के खाते लूटे जा रहे हैं, नोट लूटे जा रहे हैं, वैसे ही बैंक वोट लूटे जा रहे हैं। इसको अगर संक्षेप में समझना हो कि जैसे हमारे अकाउंट खाली हो रहे हैं, वैसे ही वोट चोरी हो रहे हैं। राहुल गांधी का जो ताज़ा ट्वीट है, या ताज़ा उन्होंने जो कहा है कि जो इस देश के युवा हैं, जो छात्र हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेंगे, लोकतंत्र को डिफेंड करेंगे, और वोटों की चोरी को बचाएंगे। और फिर उनकी आखिरी लाइन है, आई विल ऑलवेज स्टैंड विद देम, हेल इंडिया। अब ये जो ताज़ा ट्वीट है या ताज़ा संदेश है उनका, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, बीजेपी घबरा गई है। प्रेजेंटेशन के बाद से ही घबरा गई है, और आप पा रहे हैं कि वोट चोरी के सवाल पर जवाब तो दे नहीं रहे हैं, वो उसको जनरेशन जेड पर ले गए हैं, और वो ये कह रहे हैं, कल ही कह दिया था अनुराग ठाकुर ने शायद, कि राहुल गांधी जो हैं वो भारत में भी नेपाल और बांग्लादेश क्रिएट करना चाहते हैं, ये उन्होंने कल कहा। और उसके बाद हमने पाया कि निशिकांत दुबे कूद गए। यानी इसमें आश्चर्य की बात यह कि भारतीय जनता पार्टी के पास जनरेशन जेड के नाम पर ये दो ही नेता हैं बस, और एक अनुराग ठाकुर हैं और एक निशिकांत दुबे हैं, और कोई नहीं है। अब ये जो है पूरा मुद्दा कि जो निशिकांत ठाकुर ने जो कहा वो ये है कि देश के युवा तो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये उन्होंने। तो क्या राहुल गांधी बनाएंगे क्या, अगर वो नेपाल और बांग्लादेश
के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, तो भारत के युवा भारत को 38 करोड़ युवा जो हैं जनरेशन जेड के हिंदू राष्ट्र बनाना, ये निशिकांत दुबे का मतलब भारतीय जनता पार्टी अभी किस मुगालते में है, कहाँ सोई हुई है, कहाँ खोई हुई है, हम कह नहीं सकते कि वो भारत के युवाओं को क्या मान के चलती है। निशिकांत दुबे का असेसमेंट है जो कि हमको मानना चाहिए कि नेपाल के युवाओं की भी बेइज्जती है, बांग्लादेश के युवाओं की भी है, भारत के युवाओं की भी है। वो कहते हैं कि जो जनरेशन जेड है बांग्लादेश की, वो उसको एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहती है। नेपाल की जो जनरेशन जेड है वो उसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। तो फिर अगर ऐसा है तो यहाँ की जो जनरेशन जेड है वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाएगी। उनका मानना है कि ये जो पूरा का पूरा आंदोलन हुआ नेपाल में वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हुआ है, जबकि जो सारे इंडिकेटर्स हैं वहाँ के नेपाल के, वो ये बताते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनाने के, जनरेशन जेड के इरादे हिंदू राष्ट्र बनाने की कहीं से नहीं है। निशिकांत दुबे आगे कहते हैं कि जो जनरेशन जेड है वो परिवारवाद के खिलाफ है। वो फिर राहुल जी, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सबके आगे जी लगाया उन्होंने। सोनिया जी को टॉलरेट कैसे करेंगे, उनके करप्शन को कैसे टॉलरेट करेंगे। और उनकी आखिरी लाइन है, गेट रेडी टू लीव द कंट्री, आप देश को छोड़ने के लिए तैयार रहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का एक जो जवाब है। अगर आपने अमित शाह जी की बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक का दृश्य देखा हो या सुना हो, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि राहुल जी अभी आए थे, किस लिए आए, किस यात्रा पर आए थे, तो सब लोगों ने कहा वोट चोरी, और वो कहलवाना चाहते हैं कि घुसपैठिया यात्रा पर आए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर तक बैठ गया है कि ये जो वोट चोरी का जो जवाब है ये पार्टी का जो आला कमान है दे नहीं पा रहा है या दे नहीं पाएगा। आशुतोष जी, ये जो मुद्दा है ये बहुत इम्पोर्टेंट और गंभीर फेज में, मैंने शुरू में कहा, प्रवेश कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी कतई तैयार नहीं है। ये जो नेपाल का अचानक से हुआ, और अब ये नेपाल का मामला नहीं है, ये पूरे के पूरे एशिया का मामला है, साउथ एशिया का मामला है। और जनरेशन जेड का जो इशू है वो केवल कुछ देशों तक सीमित नहीं रह गया है। राहुल गांधी का, जैसा मैंने कहा कि जो उनकी यात्राएं थी, 3 यात्राएं, और उसको जो फोकस था, मैंने जो आपको बताया कि युवाओं को उन्होंने फोकस किया। उनकी यात्राओं में भी युवा रहे, अभी भी युवा हैं, और उनके पूरे इश्यूज जो उन्होंने उठाए, उनके अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज, उनके तमाम चीज़ें, वो भी युवा है और युवाओं को उन्होंने मोबिलाइज किया। आप इसकी तुलना करें कि भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने किन लोगों को मोबिलाइज किया है इन तमाम सालों में। यानी मोदी जी की, जैसे उदाहरण देना हो तो मोदी जी की सभा में आपको किन लोगों के चेहरे दिखते हैं? जी। मोदी जी के रोड शो में सड़क के दोनों तरफ कौन लोग खड़े दिखते हैं? जब मोहन राव भागवत मीटिंग्स लेते हैं उसमें कौन लोग दिखते हैं? बीजेपी असल में घबरा गई है कि ये जो नई चीज हो रही है देश में वो क्या हो रही है, मतलब उसके लिए बीजेपी तैयार नहीं है। और ये जो राहुल गांधी ने कहा, उस जो अपने कल के या परसों, कल के जो
पूरे मामले में, वो उन्होंने ये कहा 7 दिन में आप जवाब दीजिए, वरना फिर उन्होंने युवाओं को के भरोसे छोड़ दिया है कि वही लोग कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेंगे, वही लोग डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है और क्या इसके कोई डीप मीनिंग है, कुछ गहरे अर्थ हैं और हमारी हुकूमत उसको समझने के लिए तैयार नहीं है, और तैयार हो तो भी उसमें सामर्थ्य नहीं है कि वो कैसे निपटेगी इससे। आपको आश्चर्य होगा कि जो आपने शायद ओली जी का जिक्र किया अपनी भूमिका में, केपीएस ओली का नेपाल में, उनकी एक फेसबुक पर पोस्ट आई है और उस फेसबुक की पोस्ट में उन्होंने एड्रेस किया है युवाओं को, और उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि कुछ जो घुसपैठिए इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वो घुस गए थे युवाओं के बीच में, प्रोटेस्ट के बीच में, और वायलेंस उन्होंने फैलाया। और उन्होंने जो एक चीज कही वो ये कही कि देश का संविधान खतरे में है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये युवाओं ने आंदोलन क्यों किया। ओली ने ये नहीं कहा कि भ्रष्टाचार कितना फैल गया था। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो नेपो किड्स हैं वो किस तरह के ऐश्वर्य में डूबे हुए थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि सोशल मीडिया बैन जो लगाया गया उसने युवाओं की जिंदगी में कितने महीने से या कितने सालों से प्रभाव डाला था। हमारी यहाँ दिक्कत ये है आशुतोष जी कि अगर आप पाएंगे जी, बीजेपी का मीडिया सेल जो है वो गार्बेज तो लोगों के दिमाग में डाल रहा है, कचरा डाल रहा है, सांप्रदायवाद डाल रहा है, सांप्रदायिकता डाल रहा है, पर वो हमारी बीजेपी और आरएसएस और मीडिया सेल दोनों के जो जनरेशन जेड जिसने नेपाल में किया, उस वो अपने सोशल मीडिया पोस्ट में किस तरह की निराशा को व्यक्त कर रहा है अपने शासकों के प्रति, उसका अध्ययन नहीं कर रहा है। ये जो चल रहा है ये पूरा इस समय पूरे के पूरे एशिया में या पूरे के पूरे दुनिया में जो जनरेशन जेड है वो सोसाइटी को कहाँ ले जाना चाहती है, आगे ले जाना चाहती है, और बीजेपी समझ नहीं रही है कि वो सोसाइटी को पीछे ले जाना चाहती है या आरएसएस पीछे ले जाना चाहता है। तो ये जो लड़ाई है राहुल गांधी ने जो अब शुरू की है और जनरेशन जेड को जो अपना व्हीकल बनाया है, अब ये सरकार उससे कैसे निपटती है ये मामला है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि जनरेशन जेड की या 13 से 28 साल के बच्चों की जो एज है उसके बिहार में सबसे ज़्यादा लोग हैं। उसमें आप पाएंगे कि बेरोजगारी, फ्रस्ट्रेशन, भ्रष्टाचार, इन तमाम चीज़ों की शिकायतें भी बिहार से हैं। आपको आश्चर्य होगा कि बिहार के बाद जो दूसरा नंबर है वो जम्मू कश्मीर का है। मतलब आप युवाओं में असंतोष पाते हैं वहाँ, झारखंड का नंबर है, राजस्थान का नंबर है, तो उत्तर प्रदेश का है। मतलब ये इसके बाद जो नंबर है जम्मू कश्मीर के बाद वो यूपी का है। यूपी में चुनाव है, यूपी में 30% के करीब जो है जनरेशन जेड के बच्चे हैं। तो ये अगर बिहार में जो चल निकला, जो हम देख रहे हैं इसको, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं कि वो कैसे इसको एड्रेस करेगा। ये जनरल जेड का मामला नहीं है, ये एक बड़ी आबादी 40 करोड़ 38 करोड़ के करीब आबादी, मतलब दुनिया के कई देशों से ज़्यादा की बड़ी आबादी का एक पूरा का पूरा मामला है। मतलब एग्जैक्टली मैं कह नहीं सकता, पर शायद अमेरिका की आबादी इतनी ही होगी जितनी कि हमारी जनरेशन जेड की है। अमेरिका की तकरीबन 33 करोड़ आबादी है तकरीबन। तो आप सोचिए कि अमेरिका से बड़ी आबादी का हमारे यहाँ जनरेशन जेड की है। फंस गई है भारतीय जनता पार्टी, वो उसके हमको संकेत दिख रहे हैं
इनकी बौखलाहट में दिख रहे हैं। और दिक्कत क्या है कि इनके पास कोई जनरेशन जेड को नेतृत्व करने वाला, एड्रेस करने वाला कोई आदमी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, जो चीज़ तेजस्वी में है, जो चीज़ राहुल गांधी में है, जो चीज़ अखिलेश में है, जो चीज़ आदित्य ठाकरे में है, जो चीज़ रेवंत रेड्डी में है, इनके पास एक भी नेता नहीं जो जनरेशन जेड को एड्रेस कर सके। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इन लोगों के लिए। और ये जिन लोगों के भरोसे सरकारें चलाते रहे, चुनाव जीतते रहे, अब वो लोग इनके काम के नहीं बचे। अब पूरा का पूरा मामला बदल गया है। तो हम अपनी चर्चा को आज इसी नोट पर खत्म करते हैं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू।